हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 का 7th पार्ट सॉफ्टवेयर। टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अभी तक हमने कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है। फिजिकल कंपोनेंट्स यानी कि जिन्हें हम टच कर सकते हैं। बट हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज ऑन इट्स ओन, लेकिन हार्डवेयर सिर्फ अपने आप में किसी भी यूज का नहीं होगा। हार्डवेयर नीड्स टू बी ऑपरेटेड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये जरूरी है कि हार्डवेयर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं जिनके द्वारा ही हार्डवेयर को चलाया जाता है। दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रेफर्ड एज सॉफ्टवेयर। इन इंस्ट्रक्शंस को जिनके द्वारा हार्डवेयर चलाया जाता है उसे ही हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट इज दैट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैनॉट टच और व्यू फिजिकली। ये कंप्यूटर सिस्टम का वह पार्ट होता है जिसे हम छू नहीं सकते या अपनी आंखों से देख नहीं सकते। इट कंप्राइजेज द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू बी प्रोसेस्ड यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये उन पार्ट से बना होता है, उन इंस्ट्रक्शन से बना होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए चाहिए। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलकर ही किसी काम को पूरा करते हैं। द सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कि जिन पे अगर काम किया जाए तो वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट, जो आउटपुट हम चाहते हैं वो हमें हार्डवेयर से दिलवा देंगे वो। इन अदर वर्ड्स ईच सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर सम कंप्यूटेशनल पर्पस। दूसरे शब्दों में कहें तो सॉफ्टवेयर का काम किसी न किसी तरह के कंप्यूटेशन को करना होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक Ubuntu और Windows 7 और 10, word processing tools like LibreOffice or Microsoft Office, video player like the VLC player, photo editor like GIMP, LibreOffice Draws। ये सारे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। A document or image stored on the hard disk or the pen drive is referred as a soft copy। एक कोई डॉक्यूमेंट जो कि हार्ड ड्राइव पर है, पेन ड्राइव पर है कंप्यूटर सिस्टम में, उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। Once printed the document or image is called a हार्ड कॉपी। एक बार प्रिंट होने के बाद उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग हार्ड कॉपी के नाम से जानते हैं। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। द सोल पर्पस ऑफ ए सॉफ्टवेयर इज टू मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। सॉफ्टवेयर का जो मुख्य पर्पस होता है वो ये होता है वो हार्डवेयर को यूजफुल बनाए, उसको ऑपरेशनल बनाए, उससे काम ले। अ सॉफ्टवेयर नोज how to make different hardware and components of the computer work and communicate with each other as well as with the end user। सॉफ्टवेयर को पता होता है कि हार्डवेयर से कैसे काम करवाना है और वह यूजर के साथ कम्युनिकेट करता है। We cannot instruct the hardware of a computer directly। हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वो कुछ काम करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रिंटर के सामने खड़े हो जाओ, प्रिंटर से कहें हे प्रिंटर प्रिंट करो, तो क्या वो प्रिंट करेगा? नहीं। ठीक है, इसे आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही बताना होगा। सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर एंड द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस की तरह, एक चैनल की तरह, एक मीडियम की तरह काम करता है। किसके बीच में? हार्डवेयर के बीच में और ह्यूमन के बीच में। Depending on the mode of interaction with the hardware and functions to be performed, the software can be broadly classified into 3 categories। तो इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात के आधार पर कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहा है, इसे हम मेनली 3 कैटेगरियों में डिवाइड कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए हम देखते हैं सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को। द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद इट्स कंस्टिट्यूएंट हार्डवेयर इज टर्म्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर जो कि बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जो मेन जो काम होते हैं कंप्यूटर में उनको प्रोवाइड करता है, और ये डायरेक्टली हार्डवेयर पर काम करता है, यानी डायरेक्टली हार्डवेयर को आदेश देता है कि तुमको क्या करना है। ऐसे
सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, या एक तरह से कह सकते हैं वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का सिस्टम चला रहे हैं उनको बोलते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू ऑपरेट एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को पता होता है कि किस तरह से अलग अलग हार्डवेयर के हिस्से को चलाना है। इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूजर और टू सम अदर सॉफ्टवेयर। ये एंड यूजर को जो होता है सर्विसेज अलग अलग तरह की प्रोवाइड कराता है। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स एक्सेट्रा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर एक्सेट्रा। ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, सिस्टम यूटिलिटीज हो गए, डिवाइस ड्राइवर हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? As the name implies, the operating system is the system software that operates the computer. जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो तो दूसरे सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर पाएंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम manages other application programs and provides access and security to the user of the system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बाकी एप्लीकेशन को मैनेज करता है, बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करता है और यूजर को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जैसे मान लीजिए विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर विंडोज ना हो तो आप MS वर्ड भी नहीं चला पाएंगे। तो विंडोज बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसपे कि बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर इसकी हेल्प से चलते रहते हैं। सिर्फ विंडोज ही ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स है, मैसिंटोश है, उबंटू है, फेडोरा, एंड्रॉयड, iOS, एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस में यूज होता है। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज, लाइनक्स, मैसिंटोश, उबंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड, iOS एक्सेट्रा। ठीक, तो ये सारे अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कामों में इस्तेमाल होते हैं। फिर सिस्टम यूटिलिटीज क्या है? सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटीज। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को मेंटेन करने में काम आते हैं। सम सिस्टम यूटिलिटीज आर शिप्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल disk fragmentation tool, formatting utility, system restore utility एक्सेट्रा। तो कुछ सिस्टम यूटिलिटीज हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही दे दिए जाते हैं, जैसे कि डिस्क फ्रैगमेंटेशन टूल, डिस्क को फ्रैगमेंट करने वाले टूल, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, आपको अपना सिस्टम फॉर्मेट करना, उससे रिलेटेड चीजें। सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी, रिस्टोर करना है सिस्टम, उससे रिलेटेड चीजें। Another set of utilities are those which are not shipped with the operating system but are required to improve the performance of the system. कुछ ऐसे सिस्टम यूटिलिटीज होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको नहीं दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी हेल्प से आप ऑपरेटिंग सिस्टम या अपने सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, डिस्क कंप्रेशन हो गया एक्सेट्रा, ये सारे, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या चीज है? एज द नेम सिग्निफाइज, द पर्पस ऑफ द डिवाइस ड्राइवर इज टू एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस। तो किसी डिवाइस ड्राइवर का काम क्या है? किसी डिवाइस की प्रॉपर फंक्शनिंग को ये एंश्योर करता है, ठीक है। कैसे करता है प्रॉपर फंक्शनिंग? तो आप ये समझ लो कि जैसे जो आपका कंप्यूटर है, जो CPU है, वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया, यानी कि उसमें कोई भी प्रोग्राम डालेंगे उस हिसाब से वो काम करेगा। अब आपने लगा दिया एक प्रिंटर, अपनी किसी भी नई कंपनी का या कैसी भी किसी कंपनी का आपने प्रिंटर लगाया। आप जब प्रिंट कमांड देते हो तो उसको प्रिंट करना है। अब हो सकता है कि जो प्रिंटर में जो सॉफ्टवेयर अंदर जो यूज हुआ, प्रोग्रामिंग हुई हो, वो अलग हो जो कि आपके विंडोज में हो रखी है। तो इस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा? इस चीज को ऐसे मैनेज किया जाएगा कि एक बीच में एक सॉफ्टवेयर और डाला जाएगा जिसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। उसका काम होगा उस डिवाइस को चलाना। तो वो जो डिवाइस ड्राइवर होगा वो आपके प्रिंटर को चलाएगा। अब अगर आपका सिस्टम ने प्रिंट कमांड दिया, उसे डिवाइस ड्राइवर पहले समझेगा और जो आपका डिवाइस होगा, जो प्रिंटर होगा, उसके प्रिंट कमांड के हिसाब से वो उसको आगे बढ़ा देगा, उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज के हिसाब से, उसके समझने के हिसाब से। तो इससे आपका जो प्रिंटर है वो भी समझ जाएगा, ठीक है, कि हाँ ये
मेरे कंप्यूटर से सिस्टम से मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रिंट कमांड मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइस ड्राइवर बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच में काम करता है और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज द वर्क। जब ओवरऑल वर्किंग कंप्यूटर की बात होती तब तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, बट एवरी डे न्यू डिवाइसेज एंड कंपोनेंट्स आर बीइंग एडेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन हर दिन कुछ न कुछ कोई नए डिवाइसेज, कोई कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम में ऐड किए जाते हैं, अक्सर ऐड किए जाते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम अलोन टू ऑपरेट ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड न्यू डिवाइसेज। ये पॉसिबल नहीं है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सारे जो नए डिवाइसेस हैं उनको समझता हो, उनकी सारी चीज़ों को, उनके सारे फंक्शनिंग को समझता हो। वेयर ईच डिवाइसेस आर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, और ख़ास तौर से तब जब हर डिवाइस अपने आप में एक नई तरीके की फंक्शनिंग लेकर के आजकल आ रहा है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर ओवरऑल कंट्रोल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस एट द हार्डवेयर लेवल इज डेलीगेटेड टू इस डिवाइस ड्राइवर। तो इसी कारण से कि एक डिवाइस को चलाने की जिम्मेदारी उसके एक अलग सॉफ्टवेयर को दे दी जाती है जिसका नाम रहता है डिवाइस ड्राइवर। अब इस डिवाइस ड्राइवर को कौन बना कर देता है? जो कंपनी उस डिवाइस को बना कर देती है उसका ही काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उससे मैचिंग एक डिवाइस ड्राइवर बनाकर ऑपरेटिंग सिस्टम को उपलब्ध करा दे, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस ड्राइवर की हेल्प से उस डिवाइस को आसानी से चला सके। The device driver acts as an interface between the device and the operating system. It provides required services by hiding the details of operations performed at the hardware level of the device. So device driver acts as the interface between the device and the operating system. तो device driver जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो डिवाइस होता है उसके बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सर्विसेज बाय हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड एट द हार्डवेयर लेवल। ये हार्डवेयर लेवल पर जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनकी डिटेल्स को हाइड कर देता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इस डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से ये डिवाइस काम कर रहा है। जो भी उसको करवाना है ये उस डिवाइस ड्राइवर को दे देता है। डिवाइस ड्राइवर का काम है उस डिवाइस से वो काम करवाना। जस्ट लाइक अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अ डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अटैच्ड डिवाइस। एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह से डिवाइस ड्राइवर बीच में काम करता है, किसके किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के। द कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज शोन इन द फिगर 1.13। आप फिगर 1.13 में देख सकते हैं। इसमें क्या है? इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देख सकते हैं, डिवाइस ड्राइवर, हार्डवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है और हार्डवेयर यहाँ है और बीच में कौन है इसके? डिवाइस ड्राइवर। तो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम से कमांड कौन लेता है? डिवाइस ड्राइवर। अब हार्डवेयर से काम करवाने का काम किसका है? डिवाइस ड्राइवर का है। प्रोग्रामिंग टूल्स, तो प्रोग्रामिंग टूल्स क्या क्या है? इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन by the computer we need to give instructions which are applied to the input data to get the desired output। तो कंप्यूटर से कोई काम अगर हमें करवाना हो तो हमें जरूरी है कि हम उसे इंस्ट्रक्शन दे ताकि वो हमें डिजायर्ड आउटपुट दे सके। कंप्यूटर लैंग्वेज आर डेवलप्ड फॉर राइटिंग दीज इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास, डेवलपमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि इन इंस्ट्रक्शंस को लिखा जा सके, इन इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्यूटर को दे सकें कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा में। It is important to understand here that computer and human understand simply different languages। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ह्यूमन और कंप्यूटर एक ही भाषा को नहीं समझते। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो है मशीन लैंग्वेज, लेकिन ह्यूमन के लिए इस लैंग्वेज को सीखना और समझना बहुत मुश्किल है। While humans are able to write program in high level language, computer understand machine language। ह्यूमंस जो है प्रोग्राम को अपना लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में और कंप्यूटर उसको समझते हैं मशीन लैंग्वेज में। तो एक बीच में हमें एक ऐसी चीज चाहिए, एक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई सिस्टम चाहिए जो कि आपके हाई लैंग्वेज लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, ट्रांसलेट कर सके। देयर इज अ कंटिन्यूअस नीड फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर विच ट्रांसलेटर्स आर नीडेड। तो हमेशा एक जरूरत पड़ती है किस चीज की? कि कन्वर्ट करने की हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की। ऑल्सो टू राइट द इंस्ट्रक्शन कोड एडिटर्स एग्जाम्पल आइडियली आर नीडेड। और साथ ही साथ कोड को लिखने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है जहां पर हम कोड को लिखते हैं। तो जैसे कि आइडियली हो गया या आईडी हो गया, जिसकी जहां पर हम प्रोग्राम को लिखते हैं।
We will briefly describe here the programming language, language translator and programming tools. तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा जल्दी में एक छोटे में प्रोग्रामिंग टूल्स को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू राइट इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो एक ह्यूमन के लिए बहुत डिफिकल्ट है वो इंस्ट्रक्शंस को 0 या 1 के फॉर्म में लिख पाए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डेवलप टू सिंप्लीफाई द कोडिंग। तो कोडिंग के प्रोसेस को आसान करने के लिए अलग अलग तरह के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का विकास किया गया। Two major categories of computer programming languages are low level language and high level language। तो जो दो अलग अलग तरह की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो इनको हम समझते हैं अभी। लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस एंड विच इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। लो लैंग्वेज वो होती है जो कि मशीन डिपेंडेंट होती है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब कि मशीन के हिसाब से वो बदलती रहती है, जैसी मशीन की रिक्वायरमेंट रहेगी वैसी उनको बदलना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं मशीन लैंग्वेज आती है और असेंबली लैंग्वेज आती है। मशीन लैंग्वेज यूज 0 and 1 टू राइट द इंस्ट्रक्शन विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज जो है 0 और 1 का इस्तेमाल करती है जो कि कंप्यूटर द्वारा डायरेक्टली समझा और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उस पर काम किया जाता है। बट राइटिंग अ कोड इन मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट एज वन हैज टू रिमेंबर ऑल द ऑपरेशन कोड्स एंड मशीन एड्रेसेस। लेकिन मशीन लैंग्वेज में कोड को लिखना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि सारे जो ऑपरेशंस होते हैं उनका मशीन लैंग्वेज में क्या वैल्यू है इसको याद करना पड़ता है। 0 1 में जैसे आपको प्लस लिखना है तो वहां प्लस नहीं चलेगा, प्लस के लिए 0 1 में क्या वैल्यू डिसाइड की गई है ये आपको याद करना पड़ेगा। साथ ही सारे मेमोरी एड्रेस का सारा आपको याद करना पड़ेगा। ऑल्सो फाइंडिंग एरर्स इन द कोड रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। साथ ही उसमें एरर का भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है। To simplify the writing of codes, assembly language was developed that allowed the usage of English like words and simply instead of 0 and 1। तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा जिसमें कि इंग्लिश जैसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल होने लगा। बट वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ राइटिंग अ कोड इन दिस लैंग्वेज इज दैट द कोड इज कंप्यूटर स्पेसिफिक। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि कोड जो था कंप्यूटर स्पेसिफिक था, मतलब कि दैट इज द कोड रिटन फॉर वन टाइप ऑफ सीपीयू कैन नॉट बी यूज फॉर अनदर टाइप ऑफ सीपीयू। मतलब एक खास तरह के मॉडल के जो सीपीयू के लिए जो एक प्रोग्राम लिखा जाएगा वो दूसरे मॉडल के सीपीयू में काम नहीं करेगा या जरूरी नहीं है कि काम करता हो। हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट एंड आर सिंपलर टू राइट कोड। हाई लेवल लैंग्वेज वो होते हैं जो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी वो मशीन के हिसाब से बदलते नहीं है और उनमें कोड लिखना भी बहुत सिंपल होता है। इंस्ट्रक्शंस आर यूजिंग इंग्लिश लाइक सेंटेंस एंड ईच हाई लेवल लैंग्वेज फॉलोज अ सेट ऑफ रूल। तो उसमें इंग्लिश जैसे सेंटेंस यूज होते हैं, वर्ड्स यूज होते हैं और सारे हाई लेवल लैंग्वेज जो है एक कुछ पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं, सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेजेस, और उनको लिखना भी नेचुरल लैंग्वेजेस की तरह से होता है। हाउएवर दीज लैंग्वेज आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। प्रॉब्लम ये है कि ये जो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता। Hence translators are needed to translate high level language into machine language। इसलिए ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर C++, जावा, पाइथन। ये सारे क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, कंप्यूटर नहीं। As the computer can understand only machine language, a translator is needed to convert program written in assembly language or high level language to machine language। अब चूंकि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझ सकता है और इंसान के लिए आसान है हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना, तो फिर जरूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की जो कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। द प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। तो जिस प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग सोर्स कोड। द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड बाय अ ट्रांसलेटर इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड एज डिपिक्टेड। तो सोर्स कोड को ट्रांसलेटर की हेल्प से किस में हम लोग बदलते हैं, मशीन लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। As we have different types of computer language, different translators are needed to convert the source code to machine code। अब चूंकि हम लोग का डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज अलग अलग तरह के होते हैं, तो हम लोग को जरूरत पड़ती है
सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने की। The three types of translator used in the computer systems are assembler, compiler and interpreter। जो तीन तरह के जो ट्रांसलेटर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं? असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब ये तीन तरह के ट्रांसलेटर क्या हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। The translator used to convert the code written in assembly language to machine language is called assembler। तो जो ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए यानी कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है उसी को बोलते हैं असेंबलर। ठीक है। ईच असेंबलर कैन अंडरस्टैंड अ स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट ओनली एंड हेंस द मशीन कोड इज नॉट पोर्टेबल। जितने भी असेंबलर होते हैं वो एक खास तरह के माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन को ही समझ सकते हैं, इसीलिए ये पोर्टेबल होना इनका थोड़ा मुश्किल है। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसेसर पर ही अच्छे से काम करते हैं। We need translator to convert code written in high level language to machine understandable form for execution by computer। तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को अगर हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। इफ द कोड फॉलोज ऑल द सिंटैक्टिकल रूल ऑफ द लैंग्वेज देन इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोग्राम। अगर सिंटैक्स के हिसाब से यानी जो भी उस लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रामर है उसके हिसाब से अगर वो बिल्कुल सही है तो फिर क्या होता है? कंपाइलर जो है उसको एग्जीक्यूट कर देता है कंप्यूटर। वंस ट्रांसलेटेड द कंपाइलर इज नॉट नीडेड। एक बार ट्रांसलेशन होने के बाद कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कंपाइलर का काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। मशीन लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने में कंपाइलर का यूज नहीं होता है, बस इसको कन्वर्ट करने में यूज होता है। एक बार मशीन लैंग्वेज में आ गया तो इस पर कंप्यूटर अपने आप से एग्जीक्यूट कर सकता है इसको। ठीक है। An interpreter translates one line at a time instead of the whole program। तो इंटरप्रेटर भी वही काम लगभग कर रहा है मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन इंटरप्रेटर भी लगभग वही काम कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, लेकिन वन लाइन एट अ टाइम, एक बार में एक लाइन को करता है और एक लाइन का एरर आपको बताता है। इंटरप्रेटर टेक्स वन लाइन, कन्वर्ट इट इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड। इफ द लाइन इज सिंटैक्टिकली करेक्ट देन इट रिपीट दीज स्टेप्स फॉर ऑल द लाइन। तो पहले लाइन को लेगा उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, अगर वो सही मिला तब फिर नेक्स्ट लाइन को लेगा उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि कंपाइलर में क्या होता है? कंपाइलर एक बार कंपाइल कर दिया तो उसका काम खत्म हो जाता है। इंटरप्रेटर चूंकि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहा है, किसमें कन्वर्ट कर रहा है? मशीन लैंग्वेज में, और फिर कंप्यूटर क्या करता है? इसको एग्जीक्यूट करता है। तो इंटरप्रेटर की हर बार जरूरत पड़ती है जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, जबकि कंपाइलर एक बार कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में लिख देता है, कन्वर्ट करके रख देता है, उसके बाद कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती, फिर कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन जब भी इंटरप्रेटर यूज होगा तो इंटरप्रेटर की जरूरत बार बार पड़ेगी, क्योंकि हर बार इस लाइन को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में लाना पड़ेगा और फिर इसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल क्या होते हैं? whenever we decide to write a program we need a text editor। जब भी हम प्रोग्राम को लिखने का डिसाइड करते हैं हमको एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है। The editor is a software that allows us to write a text file when we type instruction and store the file as the source code। तो अब जैसे आपको अपनी स्पेसिफिक काम के अनुसार से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आपको कोई फाइल लिखनी है तो आप MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अगर प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, पेंटिंग बनाना है तो पेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया होगा आप लोगों ने। उसी प्रकार से अगर हमें एक प्रोग्राम लिखना है तो हम एक खास तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं IDE। Then an appropriate translator is used to get the object code for execution। तो हम IDE में पहले प्रोग्राम को लिखते हैं, फिर appropriate translator का यूज करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट कोड को पा सके। ऑब्जेक्ट कोड आपको याद होगा, वो कोड जो कि हम मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद पाते हैं, यानी जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है।
In order to simplify the program development, there are software called integrated development environment consisting of text editor, building tool and debugger. तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे कि हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं उसे आईडीई। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें कि हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, बिल्डिंग टूल होता है यानी कि हम प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं या इंटरप्रेट करा सकते हैं, डीबगर्स होते हैं यानी जिनमें हम प्रोग्राम में से एरर निकाल सकते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर को एक ही साथ कंबाइन कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई। ठीक है। A program can be typed, compiled and debugged from the IDE directly. तो एक प्रोग्राम को हम डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं, डीबग भी कर सकते हैं और कंपाइल भी कर सकते हैं आईडी के हेल्प से। Beside Python, IDLE, NetBeans, Eclipse, Atom, Lazarus are the few other examples of IDE. तो Python IDLE के अलावा NetBeans, Eclipse, Atom, Lazarus ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, IDEs के। Debuggers, as the name implies, is the software to detect and correct error in the source code. तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है, डीबगर का क्या मतलब होता है, बग को खत्म करने वाला, बग को निकालने वाला। इनका यूज होता है सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम में जो भी बग है, एरर है, उनको निकालने में ये यूज होते हैं उस प्रोग्राम में जो कि आप आइडियली में टाइप करके लिख रहे हैं। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, The system software provides core functionality of the computer system. System software क्या प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर में कोर फंक्शनैलिटी यानी मेन जो फंक्शनैलिटी है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन सारे काम आप ऑपरेटिंग सिस्टम से पूरे नहीं कर सकते। However, different users need the computer system for different purposes depending upon their requirement. लेकिन हर इंसान को अपनी जरूरत के हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम के इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। Here a new category of software is needed to cater to different requirements of the end user. इसीलिए कुछ अलग तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती ताकि यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उससे काम कराया जा सके। जैसे कि अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है लेकिन उसमें अगर पेंट नहीं दिया है तो एक जिस इंसान को, जिस बच्चे को फोटो पे, इमेजेस पे काम करना है वो कहाँ काम करेगा, जिसको टाइप करना है उसे कहाँ टाइप करना है, ये सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं दी जाती हैं। तो इन सब के लिए एक अलग से कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। This specific software that works on the top of the system software is termed as एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है, यानी एक बार सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है, यानी कि एक बार सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ गया जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल के अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना काम कर सकते हैं। देयर आर अगेन टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पज एप्लीकेशन एंड कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के हैं, जनरल पर्पज और कस्टमाइज। आइए देखते हैं इनको। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर जेनरिक एप्लीकेशन टू कैटर द बिगर ऑडियंस इन जनरल और कॉल्ड जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको डेवलप किया जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, यानी अधिकतर लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अक्सर फाइल बनाने के लिए MS वर्ड का यूज होता है, तो लगभग हर व्यक्ति MS वर्ड यूज कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेल यूज करते हैं लोग अपने कैलकुलेशन के लिए, तो ये सब क्या हो गए, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हो गए। सच रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज बाय द एंड यूजर एज देयर रिक्वायरमेंट। तो ऐसे रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो है वो लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाए ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, स्प्रेडशीट टूल Calc of LibreOffice can be used by any computer user to do calculation or to create account sheet। जैसे कि स्प्रेडशीट हो गया, कैल्क LibreOffice हो गया, इसका ये इस्तेमाल होता है बहुत सारे यूजर द्वारा जो अपने काम करते हैं। अडोब फोटोशॉप हो गया, GIMP, मोजिला वेब ब्राउजर, iTunes, ये सब बहुत सारे यूज करते हैं, तो ये जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है। कुछ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आम लोगों द्वारा हर व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने खास अपनी नीड के लिए बनवाता है। ठीक है, दीज आर द कस्टम और टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल, जो खास किसी एक व्यक्ति के लिए जरूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो वो कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। दे आर बेटर सूटेड टू द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ये उस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत जो है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं
कंसिडर दैट दे आर द डिजाइंड एज पर द स्पेशल रिक्वायरमेंट, मान लो कि वो उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट पर ही बनाए गए हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ द यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर इंक्लूड वेबसाइट, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। स्कूल में जो केवल स्कूल में इस्तेमाल होगा, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो केवल स्कूल में इस्तेमाल होगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर केवल अकाउंटिंग में इस्तेमाल होगा। ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं जो जरूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। इट इज सिमिलर टू बाइंग अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड गेटिंग टेलर मेड गारमेंट्स विद द फिटिंग कलर एंड फैब्रिक। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे कि आप कोई कपड़ा खरीद कर अपने हिसाब से अपना ड्रेस बनवाते हैं, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मार्केट में बने बनाए बिक रहे हैं, उसे सभी लोग उसी साइज का और उसी ब्रांड का पहन रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं, हमें proprietary or free and open source software. The developers of some application software provide their source code as well as software freely to the public. तो कुछ जो डेवलपर होते हैं वो अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड यानी कि पूरी कोडिंग, पूरी प्रोग्रामिंग वो पब्लिक को, आम पब्लिक को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं, विद एन एम टू डेवलप एंड इम्प्रूव फर्दर विद ईच अदर्स हेल्प। इनका एम क्या होता है कि अगर आप में से, पब्लिक में से कोई ऐसा है जो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जिसके बारे में जानकारी रखता है और इसको कुछ और बेहतर कर सकता है, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। सच सॉफ्टवेयर इज नोन एज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, द सोर्स कोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम Ubuntu इज फ्रीली एक्सेसिबल फॉर एवरी वन विद द रिक्वायर्ड नॉलेज टू इम्प्रूव और एड न्यू फंक्शनलिटी। सो Ubuntu का जो सोर्स कोड है वो सभी के लिए अवेलेबल है फ्रीली, ताकि वो अपनी नॉलेज के अनुसार, अगर उसकी नॉलेज है, कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, तो उसमें वो कोई नई फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। इसी कारण से Ubuntu साल दर साल, हर साल और बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट करता है। मोर एग्जाम्पल ऑफ FOSS इंक्लूड पाइथन, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा। तो पाइथन हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे FOSS के एग्जाम्पल है। FOSS मतलब फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Sometimes software are freely available for use, but source code may not be available. कभी कभी ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल होता है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उसका सोर्स कोड नहीं होता। यानी आप सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर आपको सोर्स कोड नहीं मिलता है उसका। सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड फ्रीवेयर। इस तरह के सॉफ्टवेयर को बोलते हैं फ्रीवेयर। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक हो गया FOSS और एक हो गया आपका फ्रीवेयर। ठीक है, तो FOSS में क्या होता है, इसमें सॉफ्टवेयर भी फ्री है और सोर्स कोड भी इसका अवेलेबल है, ओपन है। इसमें सॉफ्टवेयर तो फ्री है लेकिन सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड फ्रीवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीवेयर। एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर आर स्काइप, अडोब रीडर एक्सेट्रा। फ्रीवेयर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, स्काइप है, अडोब है, ठीक है, रीडर एक्सेट्रा। व्हेन द सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड हैज टू बी परचेज फ्रॉम द वेंडर हु हैज द कॉपीराइट ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर जो यूज करना है, जो इस्तेमाल करना है, वो किसी ऐसे वेंडर से परचेज किया गया हो जिसके पास उसके कॉपीराइट है, देन इट इज द प्रोपरेटरी सॉफ्टवेयर। तब उसको क्या बोलते हैं, प्रोपरेटरी सॉफ्टवेयर। यानी कि अगर जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और उसका कॉपीराइट ले लिया, ऐसे में वो सॉफ्टवेयर क्या कहा जाएगा, प्रोपरेटरी। यानी किसी के पास उस सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट है, वो चाहता है कि उसको सेल करना या जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोपरेटरी सॉफ्टवेयर इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, टैली, क्विक हिल एक्सेट्रा। ये सारे प्रोपरेटरी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। A software can be freeware or open source or proprietary software depending upon the terms and condition of the person or group who has developed and realized that software. A software can be freeware or open source. एक सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर हो सकता है या ओपन सोर्स हो सकता है या प्रोपरेटरी सॉफ्टवेयर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पर्सन और ग्रुप हु हैज डेवलप्ड एंड रिलीज दैट सॉफ्टवेयर। इस टर्म एंड कंडीशन कौन फिक्स करता है, जो डेवलपर होता है, जिसने डेवलप किया है या उस सॉफ्टवेयर को रिलीज किया, बना करके पब्लिक के बीच में लाया है, वही डिसाइड करता है कि वो सॉफ्टवेयर किस कंडीशन में जाएगा। वो चाहे तो जैसा रख सकता है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर को FOSS में रख सकता है,
फ्री एंड ओपन सोर्स कर सकता है, या सिर्फ फ्रीवेयर कर सकता है, सॉफ्टवेयर तो फ्री में दे रहा है लेकिन वो सोर्स कोड उसका नहीं देगा, और या तो प्रॉपरेटरी कर देगा, यानी कि ना तो सोर्स कोड ही फ्री है ना तो सॉफ्टवेयर ही फ्री है, आप खरीद कर उसको इस्तेमाल करिए। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है जो कि बुक में ही आपके दिया गया, आप कमेंट कर कर उसका आंसर लिखिए और बताइए। व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, हु ब्रिंग्स द ओएस इनटू द रैम फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में ओएस पड़ा होता है, वहीं पर इंस्टॉल होता है, उसको रैम में लेकर के आने का काम किसका है, कौन लेकर के आता है, इसका जवाब जरूर दीजिए। अगर आप पहले ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा, पुराने वीडियोस में इसका जवाब है, आप एक बार देखेंगे तो जरूर मिल जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स अभी तक के लिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और उसे शेयर करिए। तो आज हमने 7th पार्ट कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम 8th पार्ट लेकर के आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।